मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में अध्याय 10 पर विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली दो क्लास में प्रश्नावली 10.4 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में अध्याय 10 पर विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो यहाँ पे देख लो, प्रश्न पहला बताया गया है एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 अंश का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश लिखिए। तो हमको क्या लिखना है? मात्रक सदिश लिखना है। तो यहाँ पे लिख लो प्रश्न 1 का हल। पहले आपको हम समझाएंगे, उसके बाद इसको हल करवाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है? 3D समझना है। तो देख लो 3D मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वाई अक्ष बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? जेड अक्ष बोलते हैं। और यहाँ पर तो आपको पता है क्या बोलते हैं? मूल बिंदु ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे बताया गया है एक्स वाई तल, तो तल के जानकारी आपको ले लेना है यहाँ पे। तो एक्स अक्ष और यहाँ पे वाई अक्ष है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो पोर्शन है इसको बोलेंगे एक्स वाई तल। तो यहाँ पे समझ लेना है, ठीक है ना। अब आपको देखना है यहाँ पे वाई अक्ष है, यहाँ पे क्या है? जेड अक्ष। तो यहाँ पर जो पोर्शन आपको दिख रहा है इस पोर्शन को क्या बोलेंगे? वाई जेड तल बोलेंगे, ठीक है ना। अब आ जाइए इस पोर्शन में, यहाँ पे जेड अक्ष है, यहाँ पे एक्स अक्ष है। तो इस पोर्शन को क्या बोलेंगे? जेड एक्स तल बोलेंगे, ठीक है ना। तल की जानकारी आपको हो गई है। अब यहाँ पे बताया है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा। तो आपको दिशाएं आपको समझना है पहले मेरे प्यारे बच्चों। अगर बात करें यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे? धनात्मक एक्स अक्ष बोलेंगे। धनात्मक एक्स अक्ष के विपरीत जस्ट पीछे क्या बोलते हैं? ऋणात्मक एक्स अक्ष बोलते हैं। अब वाई अक्ष की बात करेंगे, इसको क्या बोलेंगे? धनात्मक वाई अक्ष बोलेंगे। अब धनात्मक वाई अक्ष के जस्ट पीछे क्या बोलेंगे? ऋणात्मक वाई अक्ष बोलेंगे। अब यहाँ पर आपको देख लेना है ये, इसको क्या बोलेंगे? धनात्मक जेड अक्ष बोलेंगे। और धनात्मक जेड अक्ष के जस्ट पीछे क्या बोलेंगे? ऋणात्मक जेड अक्ष बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर बताया गया है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 अंश का कोण बनाया है और उसी का मात्रक सदिश आपको लिखना है। तो इसकी जानकारी हो गई है, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं। अब लगवा देते हैं प्रश्न पहला। चलो यहाँ पर डायग्राम बना लो। 3D आपको यहाँ पे बना लेनी है। तो यहाँ पे लिख लेना है एक्स अक्ष और यहाँ पर लिख लेना है वाई अक्ष, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको लिख लेना है जेड अक्ष और यहाँ पर आपको लिख लेना है मूल बिंदु, ओ से डिनोट करते हैं। तो तल तो आपने समझ लिया है, एक्स वाई तल में जो भी काम करना है एक्स वाई तल में काम करना है। तो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। अब आगे बताया है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा। तो देख लो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा यही तो है, ठीक है। बोला है वामावर्त दिशा में 30 अंश का कोण बना है। अब यहाँ पर आपको वामावर्त और समझ लेना है। देखो दो ही शब्द होते हैं, एक वामावर्त और एक दक्षिणावर्त। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर घड़ी की हम बात करें, ठीक है ना, दक्षिणावर्त और वामावर्त दोनों बता देते हैं। अगर घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे तो बोलेंगे वामावर्त, ठीक है ना। और घड़ी की दिशा में चलेंगे तो बोलेंगे दक्षिणावर्त। ये और आपको समझ लेना है, क्योंकि अगर ये नहीं समझ पाए तो ये 30 अंश का कोण नहीं बना पाओगे। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में नहीं बना पाओगे, ये आपको समझना है। तो हमने यहाँ पर अक्ष पकड़ लिया है,
धनात्मक एक्स अक्ष और 30 अंश का कोण बनाना है वामावर्त दिशा में। देख लो यहाँ पर हमने 30 अंश का कोण ले लिया है, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है, इसी को बोलते हैं वामावर्त दिशा। देख लो इस डायरेक्शन, देख लो डायरेक्शन, घड़ी की विपरीत दिशा है ना, तो यहाँ पर देखो विपरीत दिशा ही है, ठीक है, यही हमने ले लिया, 30 अंश का बन गया। अब इसके बाद आपको एक सदिश लिखना है। क्या लिखना है? एक सदिश, उसी का आप मात्रक सदिश निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या डाल देते हैं? P डाल देते हैं, थोड़ा सा रफ करते हैं, यहाँ पर डालते हैं P, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इस बिंदु से लंब डालना है धनात्मक x अक्ष पर, तो हम लंब डालेंगे। ये हमने क्या डाल दिया? लंब डाल दिया है, ठीक है ना, 90 अंश का लंब डाला है। अब यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं? यहाँ से यहाँ तक x मान लेते हैं, और ये हमने क्या मान लिया? 30 अंश के सामने लंब होता ना, ठीक है, हमने y मान लिया। तो आपको पता है कि बिंदु में जो हम लिखेंगे दिक् अनुपात लिखेंगे, तो x यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आधार, इसको क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे, लिख दिया। और इसको क्या बोलेंगे? लंब, ठीक है ना। आपको पता है यहाँ पर देख लो, जैसे y अक्ष है, तो भाई डायरेक्शन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? डायरेक्शन की, तो लो y अक्ष की हमने डायरेक्शन यहाँ पे ले ली है। अब आपको समझ में आ जाएगा, अब आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये रहेगा 90 अंश, ठीक है। यहाँ पर क्या है? y अक्ष है, तभी हमने यहाँ पे y माना है, तो यहाँ पर हम y लिख देते हैं। अब आपको x और y का मान निकालना है। देखो कैसे निकलेगा x और y का मान। तो कोण आपको पता है, और ये 90 अंश यहाँ पर आपको दिख रहा है, 90 अंश के सामने कर्ण, और ये आधार, और इस कोण के सामने ये लंब है। तो यही आपको त्रिभुज ले लेना है, साइन और कॉस ले लेना है, ठीक है, x और y के मान निकल आएंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज, ये जो चिन्ह है समकोण का है, तो समकोण त्रिभुज O, और यहाँ पे m डाल देते हैं, और यहाँ पे P है, OMP। तो यहाँ पे लिख लो OMP से। तो हम पहले क्या लेंगे? कॉस लेंगे, तो कॉस 30 अंश, ठीक है ना, आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। अब आधार देखना है, आधार आपको OM मिल जाएगा, ठीक है ना, और 90 के सामने आपको क्या मिलेगा? कर्ण मिलेगा, OP। अब यहां पर थोड़ा सा हल करेंगे। cos 30 अंश का मान आपको बताना है, √3/2 यही होता है, ठीक है। OM का मान आपको पता है x, और OP का मान नहीं पता। अब यहां से हम क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देख लो, क्रॉस इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा? √3/2 OP मिल गया ना। तो यहाँ पर हमको मिल गया है √3/2 OP, ठीक है। अब आपको y का मान और निकालना है, x का मान यहाँ पे पता चल गया तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहीं पर आपको इसके आगे क्या लिखना है? साइन 30 अंश, साइन 30 अंश लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे लंब देखना है, इस कोण के सामने लंब आपको क्या दिख रहा है? PM दिख रहा है, तो यहाँ पे PM लिख लो, ठीक है ना। अब कर्ण देखो, 90 के सामने आपको OP दिख रहा होगा कर्ण, ठीक है ना। साइन 30 अंश का मान बताइए, 1/2। PM का मान बताइए, y है, OP का मान नहीं पता, तो हमको यहाँ से y का मान पता चल जाएगा। y का मान यहाँ से क्या पता चल जाएगा? OP का क्रॉस इंटू कर दो, 1/2 OP, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है। तो हमको ये क्या पता चल गए मेरे प्यारे बच्चों? दिक् अनुपात। क्या बोलते हैं? दिक् अनुपात बोलते हैं, और दिक् अनुपात से ही सदिश लिखा जाता है, ठीक है। इतना नोट करने के बाद फिर यहाँ पे नोट करना है, पहले इसको नोट करना है, फिर इसको नोट करना है, फिर यहाँ पे नोट करना है। अब हमको क्या? एक सदिश ज्ञात करना है, वेक्टर OP बराबर, ठीक है ना। दिक् अनुपात से क्या लिख लेते हैं? पिछली क्लास में बता चुके हैं,
सदिश लिखा जाता है। तो रूट 3/2 OP और यहाँ पर आई कैप, ठीक है ना, ऐसे ही सदिश लिखा जाता है। पहला जो यहाँ पे है ना आई कैप के लिए, और यहाँ पे बाद में जे कैप के लिए, एक और होता तो के कैप के लिए। अब आपको प्लस यहाँ पे देना है 1/2 OP और यहाँ पे जे कैप लिख देना है। अब यहाँ पर OP कॉमन ले लेना है। अब इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है, मात्रक सदिश। तो वेक्टर OP बराबर, अगर हम यहाँ से OP कॉमन ले लेते हैं तो रूट 3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। OP इस तरफ हम ले आएंगे बटे में, तो बराबर में रूट 3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। इसको क्या बोलते हैं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, हम आपको बताते हैं। वेक्टर OP अपान, इसको क्या लिख दें, वेक्टर OP का मापांक, क्योंकि इसके बराबर ये होता है। अभी हम लिखवा देंगे साइड से, रूट 3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। यहाँ पे क्या लिख लो, वेक्टर OP बराबर OP, ठीक है ना, क्योंकि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था वेक्टर R का मापांक बराबर R, यही बताया था, ठीक है। इसको हम रफ करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो आपको लिख लेना है वेक्टर OP बराबर बोलेंगे OP, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इसको क्या बोलते हैं, जो यहाँ पर हमसे पूछा गया है मात्रक सदिश, इसी को बोलते हैं तो एन कैप। मेरे प्यारे बच्चों, मात्रक सदिश को किससे डिनोट करते हैं, एन कैप से, ठीक है। रूट 3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं एन कैप बराबर वेक्टर OP बटा वेक्टर OP का मापांक, यही हमको ज्ञात करना था। अब इसको नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। इसको हम रफ कर देते हैं। अब बात करेंगे प्रश्न 2 की। आपको देख लेना है प्रश्न 2 में क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर चेंज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया है बिंदु x1 y1 और z1 और q x2 y2 z2 को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक। मेरे प्यारे बच्चों, क्या ज्ञात करना है, अदिश घटक ज्ञात करना है। तो आपको ये भी जानकारी है, पहले आपको सदिश ज्ञात करना है, फिर आपको अदिश उसके बाद ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, परिमाण को क्या बोलते हैं, मापांक बोलते हैं, ठीक है। पहले सदिश ज्ञात करेंगे। तो साफ साफ कहा गया है P और Q बिंदु को मिलाने वाले सदिश के, ठीक है ना। तो मिला लो बिंदु P और Q, ये हमने मिला दिया बिंदु P और Q, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पर लिख लो x1 y1 और z1। बिंदु Q के देख लो दिक् अनुपात, क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात बोलते हैं, ठीक है। अब कैसे ज्ञात करोगे वेक्टर PQ, तो आपको पता है बिंदु P और Q के आसपास कहीं पर आपको क्या ले लेना है, मूल बिंदु ले लेना है। क्योंकि आपको पिछली कई क्लास में हम बता चुके हैं, अगर प्रश्न में बिंदु या शीर्ष लिखा हुआ मिल जाए तो स्थिति सदिश बोलते हैं। तो स्थिति सदिश की परिभाषा आपको पता है, स्थिति सदिश की परिभाषा आपको पता है, पहला बिंदु मूल बिंदु होता है, तो स्थिति सदिश बोलते हैं किसी भी बिंदु का। तो बिंदु P का अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो स्थिति सदिश OP हो जाएगा। अगर बिंदु Q की बात करें तो स्थिति सदिश OQ हो जाएगा। और हमको क्या ज्ञात करना है, सदिश PQ ज्ञात करना है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको दिक् अनुपात से वेक्टर OP का लिख लेना है सदिश, और इस दिक् अनुपात से वेक्टर OQ का लिख लेना है सदिश। तो देख लो यहाँ पे x1 आई कैप प्लस का y1 जे कैप और प्लस का z1 के कैप, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको रफ करेंगे, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो दिक् अनुपात से आपको क्या करना है, लिख लेना है स्थिति सदिश। तो x2 आई कैप
y2j कैप प्लस का j2k कैप। अब इसके बाद आपको वेक्टर PQ ज्ञात करना है। तो सदिश त्रिभुज का नियम आपको लगा लेना है। देखो कैसे, बाद वाला पहले आपको लिखना है। तो बाद में आपको क्या दिख रहा है, बिंदु Q दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, वेक्टर OQ। फिर माइनस के बाद में जो पहला बिंदु है उसे बाद में लिखना है। अब आपको माइनस करना है। पहले आपको क्या करना है, वेक्टर OQ का सदिश लिखना है। यहाँ से देख लो, x2i कैप प्लस का y2j कैप प्लस का j2k कैप। अब माइनस के बाद में आपको क्या करना है, वेक्टर OP का सदिश लिखना है। तो x1i कैप y1j कैप प्लस z1k कैप। अब आपको घटा लेना है। जब हम कॉमन ले लेंगे i कैप तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, x2 माइनस x1i कैप मिल जाएगा ना, ठीक है। अब आपको j कैप कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, y2, यहाँ से क्या मिलेगा, y1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस, अब आपको कॉमन ले लेना है k कैप। तो यहाँ से क्या मिलेगा, z2, और यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, z1 मिल जाएगा। तो ये सदिश हमको ज्ञात हो गया, वेक्टर PQ। अब आराम से आप अदिश घटक ज्ञात कर सकते हो और परिमाण ज्ञात कर सकते हो। इतना नोट करो, इसको हम रफ करेंगे, नोट करते रहो, क्योंकि रफ कर देते हैं ना, इसीलिए। तो यहाँ पर अदिश घटक क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, अदिश घटक। तो यहाँ पर देख लो x2 माइनस x1, ठीक है ना, ऐसे करके आपको लिखना है। यहाँ पे देख लो गुणांक j कैप का, तो y2 माइनस का y1, ठीक है, ब्रैकेट ना लगाओ, ऐसे ही लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे k कैप का गुणांक देख लो, j2 माइनस का z1, ये अदिश घटक लिख चुके हैं। अब आपको परिमाण ज्ञात करना है। परिमाण का मतलब क्या होता है, मापांक, ठीक है ना। तो वेक्टर PQ का मापांक ज्ञात करना है। चलो पहले लिख लो, उसके बाद मापांक ज्ञात करेंगे। तो x2 माइनस x1i कैप, ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, y2 माइनस y1j कैप प्लस j2 माइनस z1k कैप। मापांक कैसे निकालते हो, रूट में आपको क्या करना है, गुणांकों का स्क्वायर लिख लेना है, वो भी प्लस प्लस करके। यहाँ पर i कैप का गुणांक क्या है, x2 माइनस x1, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर आपको देख लेना है j कैप का गुणांक y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख लेना है। अब यहाँ पे देख लो k कैप का गुणांक z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये मापांक हमको ज्ञात हो गया। नोट कर लो, एक आंसर शीट ये है और एक आंसर शीट ये है। प्रश्न नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया, प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको डाल लेना है प्रश्न नंबर 3, यहाँ पे हम डाल देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या बताया गया है, देख लो। एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, ठीक है। आगे लिखा है उसके पश्चात वह उत्तर से 30 अंश पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से, प्रस्थान का मतलब जहां से उसने चलना स्टार्ट किया है उसी को बोलते हैं प्रस्थान, और प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो आपको पता है पूर्व यहाँ पर आपको लिख लेना है, और यहाँ पर पश्चिम लिख लेना है, और यहाँ पर आपको लिख लेना है उत्तर, और यहाँ पर आपको लिख लेना है दक्षिण। और ये तो आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमसे जो कहा गया है वो तो हम ज्ञात करेंगे विस्थापन, ठीक है ना। विस्थापन आपको पता है एक सदिश ही ज्ञात करना होता है। फिर पढ़ लेते हैं, एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, लड़की यहाँ से स्टार्ट होगी। कितना बताया है, 4 किलोमीटर चलती है लेकिन पश्चिम दिशा में। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको लिख लेना है, क्योंकि आपको समझ में आ जाए। तो 4 किलोमीटर हमने यहाँ पे ले लिया,
ठीक है, अंदाज से आपको ले लेना है, चाहे यहाँ पे ले लो, चाहे यहाँ पे ले लो, चाहे थोड़ी और दूर कर लो। तो 4 किलोमीटर हमने चला लिया है लड़की को। अब इसके आगे देख लो, कैप उठा लेते हैं, कैप गिर गया है। इसके आगे क्या बताया है, यहाँ पे लिखा है उसके पश्चात। किसके पश्चात? जब यहाँ से यहाँ तक लड़की आ गई, अभी लड़की यहाँ पर खड़ी है, ठीक है ना, बताया उत्तर से 30 अंश, उत्तर से 30 अंश, ये देख लो। अब लड़की जब यहाँ पर खड़ी है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके लिए उत्तर कहाँ पे हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लड़की यहाँ पर खड़ी है, अब देखो उत्तर से 30 अंश, मेरे भैया उत्तर से 30 अंश, ठीक है। उत्तर से हम क्या करेंगे, 30 अंश का कोण बना लेंगे, तो ये बन गया उत्तर से 30 अंश का कोण। अब मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर से 30 अंश का कोण बनाया है, ठीक है। जब लड़की यहाँ पे खड़ी है तो इसको बोलेंगे उत्तर, ठीक है। और इस तरफ इसके विपरीत क्या बोलेंगे, पूर्व बोलेंगे, ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे, पश्चिम बोलेंगे। यही उसने बोला है, उत्तर से 30 अंश पश्चिम की दिशा में, उत्तर से 30 अंश पश्चिम की दिशा, ये आपको दिख रहा है पश्चिम की दिशा, ठीक है। ये कोण बन गया। बताया 3 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ पर कितना चलती है, 3 किलोमीटर। समझ में आ गया। अब इसको हम रफ कर देते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं, ये समझाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है। अब आगे क्या लिखा है, प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से, प्रस्थान, अब यहाँ पर इसको बोलेंगे प्रस्थान, ठीक है ना। और प्रारंभिक बिंदु जहाँ से लड़की चलना शुरू हुई थी, ये प्रारंभिक बिंदु, ये हमको विस्थापन ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या ज्ञात करना है, ये हमको क्या ज्ञात करना है, विस्थापन, ठीक है। जैसे प्रश्न हमने अभी आपको बताया था, पहला बताया था ना हल करके, वैसा ही आपको यहाँ पर भी लगा लेना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम लंब डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान लें, x मान लें, क्योंकि हमें विस्थापन के लिए दिक् अनुपात की जरूरत है। तो इसको p डाल लो, इसको a डाल लो, इसको m डाल लो। हमें क्या जरूरत पड़ेगी, दिक् अनुपात की, तभी हम विस्थापन बता पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक हमने x मान लिया, तो यहाँ पे x लिख लो, ठीक है ना। और आपको ये भी जानकारी है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक दूरी तो हम ऋणात्मक नहीं ले सकते हैं, लेकिन बिंदु आपको धनात्मक भी मिलता है और ऋणात्मक भी मिलता है, तो माइनस का x लिखना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ऋणात्मक x अक्ष पे है, ऋणात्मक x अक्ष पे है ना, तो दूरी तो ऋणात्मक नहीं होती है, लेकिन बिंदु जब हम लिखेंगे तो माइनस का लिखेंगे, ठीक है ना। और इसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया। जैसे प्रश्न नंबर 1 में माना था, ऐसे ही यहाँ पर भी मानना है, तो y मान लिया यहाँ पर। तो हमको पता है y अक्ष दूरी कितना चला है, यहाँ से यहाँ तक y, तो y x अक्ष दूरी कितना चला है, यहाँ से यहाँ तक x, तो लिख लिया। अब इसके बाद में आपको पता है कि अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ये तो 90 अंश है, ठीक है ना, ये क्या है, 90 अंश है। अगर हम मेरे प्यारे बच्चों ये बात करें, ये भी 90 अंश है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। अगर हम इतना कोण निकालें, इतना, तो 30 ये है, 60 ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो जितना यहाँ से यहाँ तक होगा 90 अंश होगा ना, तो 30 अंश प्लस 60 अंश 90, तो 30 अंश हमको प्रश्न में मिल गया था, ठीक है ना ये, और हमें 90 अंश करना है, तो 60 अंश ये निकलेगा। अब आपको क्या करना है, x और y का मान निकालना है। कैसे निकलेगा हम आपको बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ज़्यादा में से कम को माइनस कर दो, तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस x इसको ले लेंगे, ठीक है ना। आधार हमें पता चल गया, ये बिंदु A है मेरे प्यारे बच्चों। अब यही वाला आपको क्या करना है, ये आपको दिख रहा है, यही आपको त्रिभुज ले लेना है और इसी से x और y का मान निकाल लेना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज AMP से, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, समकोण बोलते हैं त्रिभुज, ठीक है ना, ये सिंबल है। अब हम cos 60 अंश ले लेंगे,
तो आधार बटे क्या होता है, कड़ होता है। तो आधार देख लो इसका क्या है, AM है, AM, तो यहाँ पर AM लिख लो। और कड़ आपको देख लेना है 90 के सामने, कड़ क्या है, AP, ठीक है ना। आधार यहाँ पर आपको दिख रहा है AM और कड़ 90 के सामने ये AP। थोड़ा सा यहाँ पर हल करेंगे। cos 60 अंश का मान आपको लिखना है, यहाँ पर क्या होता है 1/2। AM का मान देख लो, AM का मान है 4 माइनस का x बटे AP का मान देख लो, यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर आपको ये दिख रहा है, तो 3 यहाँ पे रखना है, यहाँ से x का मान निकालना है। तो 3 का क्रॉस इंटू करेंगे तो 3/2 मिल जाएगा, बराबर में 4 माइनस x का पक्षांतर करेंगे, इस तरफ लाएंगे और इसको उस तरफ लेके जाएंगे, तो 4 में से 3/2 घटा देंगे, तो 2 चाकू 8, 8 में 3 गया, 5/2, तो x का मान हमको पता चल गया। तो यहाँ पर लिख देना है 5/2। अब आपको y का मान और निकालना है, इतना आपको नोट कर लेना है। और इसके बाद ही आपको क्या करना है, साइन 60 अंश और ले लेना है। साइन 60 अंश आपको पता है, पहले तो आपको लाल बटे कक्का का यूज करना है, तो लंब बटे कड़ होता है। तो यहाँ पे देख लो साइन 60 अंश का मान हम रख भी देते हैं, √3/2, ठीक है ना। अब लंब देखना है, 60 अंश के सामने ये आपको PM दिख रहा है लंब, तो PM लंब हो गया। और कड़ आपको लिखना है 90 के सामने क्या है, AP है ना, जो यहाँ पे आपने कड़ लिया ना AP, वही यहाँ पे लेना है। अब आपको मान रखना है √3/2। PM का मान देख लो, PM का मान 22 है, ठीक है ना। AP का मान देख लो, A से P ये आपको 3 किलोमीटर दिख रहा है, 3 रख लो, क्रॉस इंटू कर लो, तो y का मान यहाँ से कितना मिलेगा, 3 यहाँ से आपको क्रॉस इंटू करना, 3√3/2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना है 3√3/2। तो हमको दिक् अनुपात पता चल गए, तो दिक् अनुपात पता चल गए। अब आपको विस्थापन निकाल लेना है, तो इसको हम रफ करेंगे और वेक्टर OP ज्ञात करेंगे, इतना आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ पे लिख लेना है, इसके बाद में वेक्टर OP बराबर, दिक् अनुपात आपको पता है, एक था 5/2 लेकिन निगेटिव का, ठीक है ना, I कैप प्लस y का मान क्या था, 3√3/2 और j कैप, क्योंकि 2 ही दिक् अनुपात थे, ठीक है ना। एक और होता k कैप लिख देते हैं। ये क्या ज्ञात हो गया, विस्थापन ज्ञात हो गया, इसको नोट कर लो। अब इसको हम रफ कर देते हैं, प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे, इसको भी हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, नंबर 4 डालना है। चलो आगे बढ़ते हैं। बताया है यदि वेक्टर A बराबर वेक्टर B प्लस वेक्टर C, तब क्या यह सत्य है कि वेक्टर A का मापांक बराबर वेक्टर B का मापांक प्लस वेक्टर C का मापांक, ठीक है ना। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, तो ये चेक करना है इसके बराबर ये है या नहीं। ये तो दिया है, यदि के बाद में आपको पता है लिखा होता है दिया है, और तो के बाद में या तब के बाद में या तो सिद्ध करवाता है या मान ज्ञात करवाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है सत्य सत्य देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, दिया है, तो हम लिख देते हैं वेक्टर A बराबर वेक्टर V प्लस वेक्टर C। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पे लिख लो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे लिख लेना है वेक्टर A का होल स्क्वायर बराबर वेक्टर V प्लस वेक्टर C का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको पता है स्क्वायर से क्या होता है, मापांक हट भी जाता है और मापांक लग भी जाता है। तो स्क्वायर से मापांक यहाँ पे हमने लगा लिया। ये डायरेक्ट तो ओपन नहीं कर सकते क्योंकि पिछली क्लास में बता चुके हैं कैसे इसका आपको ओपन करना है। हम आपको बताते हैं वेक्टर B प्लस वेक्टर C, जब आपको होल स्क्वायर मिल जाए तो समझ लेना है हमें अदिश गुणन करना है, वेक्टर V प्लस वेक्टर C, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको एट इट इज रख लेना है वेक्टर A का मापांक का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अदिश गुणन करो इसका इसके साथ, तो वेक्टर V का अदिश गुणन वेक्टर V के साथ, फिर प्लस इसका इसमें करेंगे तो वेक्टर V का अदिश गुणन
वेक्टर सी के साथ। अब वेक्टर सी का करना है प्लस वेक्टर सी का अदिश गुणन वेक्टर वी के साथ प्लस, अब इसका इसमें करना है तो वेक्टर सी का अदिश गुणन वेक्टर सी के साथ। यहाँ पर वेक्टर ए का मापांक का होल स्क्वायर लिख लेना है। यहाँ पर ये पता है आपको कैसे लिखा जाता है, ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, क्रम विनिमय नियम यूज करना है। ये आपको सी भी दिख रहा है, बी सी लिखना है, ये आइटेटिज लिखना है वेक्टर वी का अदिश गुणन वेक्टर सी के साथ। क्रम विनिमय नियम यूज करो तो वेक्टर वी का अदिश गुणन वेक्टर सी के साथ, और यहाँ पर कैसे लिखना है, वेक्टर सी का मापांक का होल स्क्वायर। इसको यहाँ पर हमने क्या यूज किया, लिख देना है क्रम विनिमय नियम, जो यूज किया है उसको आपको लिख देना है, ठीक है। अब इसको आप प्लस कर लो, वेक्टर ए का मापांक का होल स्क्वायर बराबर वेक्टर वी का मापांक का होल स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर वी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी का मापांक का होल स्क्वायर। इतना नोट करो। अब इसके आगे हल करते हैं, समझ लेना है जैसा हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आगे देख लो, इसके यहाँ पर वेक्टर ए का मापांक का होल स्क्वायर एटिटिज लिखना है बराबर, देख लो इसको एटिटिज लिख लेना है वेक्टर वी का मापांक का होल स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला ओपन करना है, याद होगा आपको अदिश गुणन में क्या होता है, वेक्टर वी का मापांक वेक्टर सी का मापांक फिर कॉस थीटा, तो वही यूज करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, अदिश गुणन में फार्मूला यही होता है, और लास्ट में आपको क्या लिखना है, वेक्टर सी का मापांक का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा समझना है, यहाँ पर केस डालना है। क्या डालना है, केस। तो इंग्लिश में ना डालो, हिंदी में डालो। स्थिति फर्स्ट, अलग अलग स्थिति में चेक करना है। जब थीटा बराबर, अगर हम शून्य ले लें, कहने का मतलब है थीटा बराबर 0 अंश अगर ले लेते हैं, तब इसे समीकरण 1 डाल दो। तो यहाँ पे लिख लो समीकरण 1 से, ध्यान देना है अलग अलग स्थिति में आपको चेक करना है, कोण से चेक करना है, पता चल जाएगा कि ये जो दिया गया है सत्य होगा कि असत्य होगा। पहले इसको हम रफ करेंगे, आपको नोट कर लेना है जितना हम बताएं। आगे बढ़ते हैं, वेक्टर ए का मापांक का होल स्क्वायर बराबर वेक्टर वी का मापांक का होल स्क्वायर प्लस का 2 वेक्टर वी का मापांक वेक्टर सी का मापांक कॉस 0 अंश प्लस वेक्टर सी का मापांक का होल स्क्वायर, ठीक है ना। समझ गए, कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, तो लिखेंगे नहीं, क्या करोगे, अंतर तो कुछ पड़ेगा नहीं, तो इतना आपको लिखना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। कॉस 0 अंश का मान रख लिया 1। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो लिख दो डायरेक्ट वेक्टर v का मापांक प्लस वेक्टर c का मापांक, ठीक है ना, होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसके बराबर चल रहा था, वेक्टर a का मापांक का होल स्क्वायर। अब आपको पता है घात हटा देंगे, जब हम वर्ग कर सकते हैं दोनों पक्षों का तो घात भी हटा सकते हैं, तो हटा लो, इधर भी 2 घात है उधर भी 2 घात है, तो वेक्टर a का मापांक बराबर वेक्टर v का मापांक प्लस वेक्टर c का मापांक। तो यहाँ पे लिख दो, ये तो सत्य है, क्या है, ये तो सत्य है, लेकिन दूसरी स्थिति में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये स्थिति सेकंड डालते हैं, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, जब थीटा 0 अंश ना हो, कुछ भी ले सकते हो, 30 अंश 45 अंश 60 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 अंश के अलावा कुछ भी लेंगे, तब समीकरण 1 से क्या लिखना है, समीकरण 1 से अगर आपने थीटा बराबर 0 अंश लिया और यहाँ पे रखा, तब तो ये बराबर आएगा, लेकिन अगर 0 अंश के अलावा कुछ और कोण लिया तो मेरे प्यारे बच्चों ये बराबर नहीं आएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेना है नॉट इक्वल, ध्यान देना है जब थीटा 0 अंश लिया तब तो ये बराबर होगा, लेकिन थीटा जो है 0 अंश के अलावा कुछ भी ले लो तो ये बराबर नहीं आएगा। तो आपको पता है कि एक के लिए ये सत्य है, और जो अदर हम कोण लेंगे 30 अंश 45 अंश 60 अंश उसके लिए ये असत्य है।
तो लिख देना है ये क्या है, असत्य होगा। ठीक है ना, अतः करके लिखना है। हमने आपको बताया सबके लिए अगर होता बराबर, जितनी स्थिति आप बनाओगे तब ये हो जाता सत्य, लेकिन एक के लिए आपको सत्य दिख रहा है और भी कोण रखेंगे तो उसके लिए असत्य बता रहा है, तो लिख देना असत्य, अतः करके लिखना है। ठीक है ना, तो यही लिखना है, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, अतः इतना बराबर इतना हो तब यह सत्य नहीं है। क्या लिखना है यहाँ पे, सत्य नहीं है कि वेक्टर ए का मापांक बराबर वेक्टर v का मापांक प्लस वेक्टर c का मापांक। चाहे यहाँ पर आपको असत्य लिख देना है, एक ही बात होती है, सत्य नहीं है इसका मीन्स क्या है, असत्य है, तो यही लिख देना है लास्ट में, अतः इतना बराबर इतना हो तब यह सत्य नहीं है कि बराबर हो जाए। ये कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की बात करेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, नंबर चेंज करेंगे, 5 नंबर डाल दो। तो यहाँ पे देख लो, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये जो आपको दिख रहा है सदिश एक मात्रक सदिश है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक मात्रक सदिश है तो इसका मापांक क्या होगा, 1 होगा, x का मान निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो, दिया है तो लिख लो x, फिर ब्रैकेट में i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप, एक मात्रक सदिश है, एक मात्रक सदिश है। तब अगर मात्रक सदिश है तो इसका मापांक कितना होगा, 1 होगा। पिछली कई क्लास में हम बता चुके हैं, अगर प्रश्न में लिखा है कि सदिश अगर एक मात्रक सदिश है या एक एकांक सदिश है या इकाई सदिश है तो उसका मापांक 1 ही होता है। तो यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा। कैसे, x का मापांक निकालेंगे तो x रहेगा, इसका मापांक निकालेंगे तो रूट में रहेगा। चलो निकालो, रूट में गुणांक का स्क्वायर लिखना है, तो i कैप का गुणांक यहाँ पे कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस j कैप का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस k कैप का गुणांक कितना 1 है ना, 1 का स्क्वायर 1 और बराबर 1 और लिख देना है। तो यहाँ से कितना मिलेगा, √3 और यहाँ से x बराबर 1, तो x बराबर 1/√3। ठीक है, अगर हम आपसे ये बात करें, अगर x का मान हम -1/√3 ले लें, क्योंकि अगर x का मान 1/√3 निकला तो अगर 1/√3 इसमें हम रख दें यहाँ पे और इसका मापांक निकालें तो एक मात्रक सदिश निकलेगा, मीन्स 1 निकलेगा। अगर हम -1/√3 रख देते हैं यहाँ पर और इसका मापांक निकालेंगे फिर भी एक मात्रक सदिश ही निकलेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, प्लस का भी उत्तर रखना है और माइनस का भी रखना है। अतः x बराबर +-1/√3। ये ध्यान रखना है कि हमने जो आंसर शीट निकाली 1/√3 निकाली, लेकिन दिमाग लगाया है कि अगर 1/√3 यहाँ पे रख देते हैं और इसका मापांक निकालेंगे 1 ही निकलेगा, मीन्स एक मात्रक सदिश होगा। प्लस के लिए मात्रक सदिश निकलेगा तो माइनस अगर 1/√3 यहाँ पे रख दें और मापांक निकालें 1 ही निकलेगा। ये अपने पास से आपको सोचना पड़ेगा। जब सोचा तो हमें नेगेटिव का -1/√3 मिल गया, तो प्लस का निकाला था माइनस का और मिल गया, फिर यहाँ पे प्लस माइनस लिख देना है। ये कंप्लीट हो गया, इसको हम रफ कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया करो, अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो। और गर्दा यहाँ पर भी उड़ रहा है, गर्दा मैथ भाई मानस सर, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, गर्दा वहाँ पर भी उड़ रहा है, दिक्कत क्या है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 हम डाल देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया सदिशों, वेक्टर ए का सदिश दिया और वेक्टर बी का सदिश दिया के परिणामी। तो भाई मेरे, परिणामी का मतलब क्या होता है, योगफल, कहीं ना कहीं लिख लेना है। परिणामी का मतलब होता है योगफल, ठीक है ना। आगे लिखा के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका
परिमाण 5 इकाई है। देखो भाई, परिमाण का मतलब होता है मापांक और परिणामी का मतलब होता है योगफल। तो योगफल का ही आपको क्या ज्ञात करना है, समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई है। तो पहले हम क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे, फिर उसी पर आपको परिमाण 5 इकाई की दिशा में आपको सदिश बताना है। ठीक है, योगफल पहले ज्ञात करो। तो दिए गए सदिश लिख लो, पहले क्या लिख लो यहाँ पे, दिए गए सदिश वेक्टर ए और वेक्टर वी आपको लिख लेना है। तो वेक्टर ए बराबर देख लो, दिक अनुपात से ही सदिश लिखना है, जल्दी लिख जाते हैं, टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे 231 से लिखना है, तो 231 से आपको वी लिख लेना है और माइनस ध्यान रखना है, लास्ट में मिलेगा। अब इसके बाद में आपको पता है वेक्टर वी का सदिश लिखेंगे, तो दिक अनुपात देख लो 121, बीच में माइनस रहेगा और 121 से क्या होगा, सदिश लिख जाएगा। इसके बाद आपको योगफल ज्ञात करना है, क्योंकि परिणामी, ये ध्यान रखना है शब्द परिणामी, इसका मतलब यही है कि योगफल ज्ञात करो। चलो प्लस कर लो, तो यहाँ पे 3i कैप हो जाएगा, ये घटेगा, जे कैप प्लस का मिलेगा, ये 0k कैप मिल जाएगा। ठीक है ना, जोड़ेंगे। अब आपको यहाँ पर परिमाण 5 इकाई की दिशा में आपको सदिश ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिख लो परिमाण 5 इकाई की दिशा में, 5 इकाई की दिशा में क्या ज्ञात करना है, सदिश। तो कैसे लिखना है, पिछली क्लास में बता चुके हैं। तो 5 का इंटू करना है किसमें, n कैप में, ठीक है ना, इकाई सदिश में गुणा करना है। अब निकालो इसका इकाई सदिश। तो फार्मूला आपको पता है, सदिश का यहाँ पे नाम देख लेते हैं। अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी के पदों में यहाँ पे फार्मूला बना लेंगे। कैसे, देखो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी अपान में वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी का मापांक, ऐसे निकाला जाता है इकाई सदिश। ठीक है ना। तो 5 अब आपको रख लेना है यहाँ पे 3i कैप प्लस का यहाँ पे क्या है, जे कैप, लास्ट वाला ना लिखो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर इसका मापांक निकालेंगे, पहले लिख लो बाद में मापांक निकालेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा हो मेरे प्यारे बच्चों, 5 का भी गुणा नहीं करेंगे, देखेंगे नीचे, अगर 5 ये कटेगा रूट से, नहीं कटेगा तब उसके बाद गुणा करेंगे। चलो भाई, यहाँ पे कितना मिला है, अंश में 3i कैप प्लस का जे कैप अपॉन रूट में क्या लिखना है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और प्लस जे कैप का गुणांक 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 5 3i कैप प्लस का जे कैप अपान में रूट 10, तो अगर देखा जाए कट जाएगा, ये रूट के अंदर 10 है, 5 से कटेगा, तो कैसे कटेगा हम आपको बताते हैं। इतना आपको नोट कर लेना है जितना हम यहाँ पे बताते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 5, ठीक है ना, 3i कैप प्लस का जे कैप बटा, जैसे रूट 10 है ना, रूट 10 का ऊपर नीचे गुणा कर लो, अब कट जाएगा, ऊपर कितना आया 5 और ब्रैकेट में 3i कैप प्लस का जे कैप और लास्ट में रूट 10 अपान में 10, काट दो 5 दूनी 10, ये कट गया। अब कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं, रूट 10 है, ठीक है, और ब्रैकेट में 3i कैप प्लस का जे कैप अपान में ये आपको 2 दिख रहा है, इसी को लिख लो। अब क्या करना है, लघुत्तम वापस देना है, तो 3 रूट 10 वटा 2i कैप, ठीक है, और प्लस यहाँ पे देखो इसका इसमें गुणा करेंगे, रूट 10 अपान 2 जे कैप, ये आंसर शीट निकली है, नोट कर लो, कंप्लीट हो गया। इसको हम रफ करेंगे। अब प्रश्न नंबर 7 की बात करेंगे। यहाँ पे हम नंबर चेंज कर देते हैं, 6 हो गया कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 7 की बात करेंगे। यहाँ पर बताया गया है, यदि वेक्टर ए का सदिश वेक्टर बी का सदिश और वेक्टर सी का सदिश, तो सदिश इतने के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई एक मात्रक सदिश एन कैप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एन कैप।
इसका पहले सदिश ज्ञात करो, इसी सदिश का n कैप निकलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिए गए सदिश लिख लेना है, जो दिए गए हैं उसको लिख लो। वेक्टर a बराबर वेक्टर b बराबर और वेक्टर c बराबर, दिक् अनुपात से ही आपको सदिश लिखना है। तो देख लो यहाँ पर 111 से पहला सदिश लिखना है, तो 111 से पहला सदिश लिख लिया। और वेक्टर b का सदिश लिखना है 213 से लिखना है। बीच में आपको ये माइनस दिख रहा है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। 213 से लिखना है, एक बार देखना है, बार बार नहीं देखना है। वेक्टर c का सदिश लिखना है 121 से लिख लेना है, ठीक है। बीच में माइनस दोनों में था, इसमें भी था इसमें भी था। तो 213 और 121 121। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसका मान निकालना। पहले देख लो 2 वेक्टर a, फिर माइनस का वेक्टर b और प्लस का 3 वेक्टर c, ठीक है। अब आपको मान रखना है, रखो मान रखो। तो वेक्टर a का मान पहले लिख लो, 111 से आपको लिख लेना है, दिक् अनुपात से ही सदिश लिखना है। वेक्टर v का मान यहाँ पर आपको लिख लेना है, यहाँ से देख लो क्या है 213 से आपको सदिश लिखना है। और प्लस का 3 वेक्टर c का सदिश लिख लो, 121 से लिखना है। कुछ नहीं करना है आपको, अब कॉमन ले लेना है i कैफ, फिर कॉमन ले लेना है j कैफ, फिर कॉमन ले लेना है k कैफ, ठीक है। पहले वाले पद से 2 मिला, यहाँ से माइनस का 2 मिला, यहाँ से प्लस का 3 मिला। अब j कैप जब कॉमन लिया, यहाँ से कितना मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ से लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस का 1 मिलेगा, यहाँ से माइनस प्लस माइनस होगा, 3 दूनी 6 मिल जाएगा। अब k कैप कॉमन आपने ले लिया, तो यहाँ से कितना मिलेगा 2 मिलेगा, यहाँ से कितना मिलेगा प्लस माइनस माइनस का 3 मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा प्लस का 3 मिलेगा ना, ठीक है। यहाँ पे -3 मिला और यहाँ पे प्लस का 3 मिला। आगे बढ़ते हैं, 2 से 2 काट दो तो 3i कैप मिल गया। अब यहाँ पे देखो 3, 6 में से 3 गया, माइनस का 3 मिल जाएगा j कैप, यहाँ पे 3 से 3 कट गया, प्लस का 2k कैप मिल गया। ये सदिश पता चल गया। अब आपको निकाल लेना है एक मात्रक सदिश, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक मात्रक सदिश। तो कैसे निकलता है आपको पता है, n कैप बराबर एक मात्रक सदिश, इकाई सदिश, एकांक सदिश n कैप से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इस सदिश का नाम देख लो, इसी से फार्मूला बना लेंगे। तो 2 वेक्टर a और माइनस का वेक्टर b, यहाँ से देख लो प्लस का 3 वेक्टर c, अपॉन इसका मापांक निकालना है। 2 वेक्टर a माइनस का वेक्टर b प्लस का 3 वेक्टर c। ये फार्मूला हमने बना दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम रफ करेंगे। अंश में आपको लिख लेना है जो सदिश आपने निकाला है। तो n कैप बराबर देख लो यहाँ पर 332 से आपको क्या करना है, सदिश लिखना है, इसी का मापांक निकालना है। 332 का ही मापांक निकालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूला आपको जरूर नोट कर लेना है। देख लो ये सदिश 332 ही है, ठीक है, मैच कर लिया करो। आगे बढ़ते हैं। अब चलो यहाँ पे देखो n कैप बराबर 332 को एट इट इज लिख लो, अपान में आपको रूट निकालना। 3 का स्क्वायर 9 हुआ, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 हुआ, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हुआ। तो n कैप बराबर 3i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2k कैप अपान में 9 और 9 18 हो जाएगा, 18 4 22 रूट में। अगर यहीं पे छोड़ देते हो एक भी नंबर नहीं कटेगा, लेकिन अगर चाहते हो किताब का उत्तर मिला लें तो लघुत्तम वापस दे दो, तो किताब का उत्तर मैच हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस का 2/√22 k कैप, लघुत्तम वापस दे दो और आंसर शीट क्या होगी, किताब की मैच हो जाएगी। तो आपको मैच कर लेना है। ये आंसर शीट आ गई, इसको नोट कर लो। तो प्रश्न 1 से 7 तक कंप्लीट करवा दिए हैं विविध प्रश्नावली के। अगली क्लास में हम इसके आगे के प्रश्न लाएंगे और उड़ाएंगे गर्दा।
अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।